जी बिस्मिल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 16 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इसके 6 क्वेश्चन हैं जो हम करेंगे। पहले वाले 6 क्वेश्चन, वैसे तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं लेकिन हम उनमें से जो शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है पहले 6 क्वेश्चन उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है अ सोलेनॉइड करंट हैज आरएमएस वैल्यू ऑफ 10 एम्पेयर। इसका मतलब है कि एक सोलेनॉइड है हमारे पास, उसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है जिसकी आरएमएस वैल्यू है करंट की वो 10 एम्पेयर है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम और पीक वैल्यू। तो देन उस इंडक्टर के अंदर से जो मैक्सिमम या पीक वैल्यू पास करती है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है कि इसका गिवन डाटा लिखेंगे तो आई आर एम एस इज इक्वल टू 10 एम्पेयर। हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसकी पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसको हम आई नॉट से शो करेंगे। ये कैलकुलेट करना है, इसका सोल्यूशन कैलकुलेशन अगर हम करें तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई इसके √2, ये इसका फार्मूला है। हमने यहाँ पे आई नॉट कैलकुलेट करना है तो आई नॉट को एक साइड पे कर लेंगे और दूसरी सारी टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ आ जाएगा, आई नॉट इज इक्वल टू इसके √2 मल्टीप्लाई आई आर एम एस। आई आर एम एस गिवन डाटा है तो यहाँ से ये वैल्यूज जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आई आर एम एस की जो वैल्यू 10 पुट की तो उसके बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू 14.14 एम्पेयर हमारे पास करंट आएगा जो कि मैक्सिमम करंट होगा जो सोलेनॉइड के अंदर से पास करेगा। यही हमने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 16.2 जो क्वेश्चन है लिखा हुआ नेम द डिवाइस दैट विल। हमने ऐसी डिवाइस के बारे में बताना है जो कि क्या करती है, परमिट द डायरेक्ट करंट जो कि डीसी करंट को पास होने देती है बट अपोज द अल्टरनेटिव करंट, लेकिन एसी करंट को अपोज करती है। जो बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है परमिट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट बट नॉट द डायरेक्ट करंट। और ऐसी डिवाइस के बारे में भी आपने बताना है कि जो अल्टरनेटिव एसी करंट पास होने देती है बट नॉट द डीसी करंट। तो इस में से जो पार्ट 1 है उसका अगर हम क्वेश्चन का आंसर दें जो कि पार्ट 1 में है कि एक ऐसी डिवाइस के बारे में बताएं जो कि डीसी करंट को पास होने देती है बट अपोज द एसी करंट। तो ये चूँकि हम मैट्रिक क्लास में भी इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास डीसी करंट को परमिट करती है और अपोज करती है अल्टरनेटिव करंट को, वो हमारे पास डिवाइस होती है इंडक्टर। लिखा हुआ था डिवाइस दैट परमिट्स अ लो ऑफ डायरेक्ट करंट बट अपोज द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट इज इंडक्टर। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसको मैथमेटिकली थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें कि कैसे जो है वो एसी करंट को ये अपोज करता है और डीसी करंट को कैसे ये अलो करता है, तो हम इसको देखें तो इसकी रिएक्टेंस का फार्मूला है एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। अगर हम डीसी करंट की बात करें तो डीसी करंट की तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, एफ इज इक्वल टू 0 होती है। फॉर डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी उसकी 0 होती है। अगर हम ये फ्रीक्वेंसी 0 की ऊपर अबव इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे इस जगह पे इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एक्स एल की वैल्यू आ जाती है 0। मतलब देन हमारे पास डीसी करंट अगर लगाएं तो वहाँ पे उसकी रिएक्टेंस क्या होती है 0। अगर रिएक्टेंस 0 है तो मतलब हमारे पास वहाँ पे करंट इजीली पास करेगा और करंट अगर देखें तो देन हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो कि किसको पास होने दे रही है, एसी करंट को पास होने दे रही है। एसी करंट को पास होने दे रही है तो फिर ये जो हमारे पास डीसी हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट की बात करें उसकी फ्रीक्वेंसी पुट करने से हमारे पास ये 0 आया और ये मैक्सिमम करंट आया। तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट करंट को पास होने देती है बट एसी करंट को रोक देती है। अगर हम बी पोर्शन को देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है द डिवाइस परमिट द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिव करंट बट अपोजेस आर ब्लॉक द डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि एसी को गुजरने देती है बट जो डायरेक्ट करंट है डीसी उसको ब्लॉक कर देती है। तो फिर से अगर हम कैपेसिटर की जो इसकी रिएक्टेंस होती है इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्सी से डिनोट करते हैं जो कि इक्वल होता है 1/2 पाई एफ सी। इसका अगर हम यहाँ फिर से डायरेक्ट करंट की बात करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। इस फ्रीक्वेंसी 0 की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास एक्स सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाता है। मतलब कैपेसिटर के केस में जो डीसी करंट है उसको कितनी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस का। इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हो जब कभी किसी सर्किट में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हो तब वहाँ पे करंट क्या होता है 0 होता है। और अगर हम यहाँ पे देखें
हैंस करंट इज़ ज़ीरो आना था, यहाँ पे आई लिखा ना था, हैंस करंट इज़ ज़ीरो। तो तब हमारे पास अगर ये इसका करंट ज़ीरो है, किसका, डीसी करंट, तो फिर इसके अंदर से कौन सा करंट पास करता होगा, एसी करंट पास करता होगा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, जिसको 16.3 आपकी बुक के ऊपर है। हाउ मैनी टाइम्स पर सेकेंड विल एन incandescent lamp reach maximum brilliance when connected to a 50 हर्ट्ज सोर्स। वो कह रहा है कि जब हम किसी लैंप को हम एसी करंट जब दें तो जब उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 हर्ट्ज आए, 50 हर्ट्ज नॉर्मल एक करंट जो हमारे घरों में करंट आ रहा होता है एसी करंट होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आलमोस्ट 50 हर्ट्ज के करीब होती है। तो वो कह रहा है अगर हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला करंट जो है किसी लैंप को दें तो वो कितनी दफ़ा उस वो मतलब रोशन होगा या उसके ब्रिलियंस होगा, कितनी दफ़ा जो है मैक्सिमम उसकी ब्राइटनेस आएगी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो इसको देखने के लिए अगर हम देखें तो इसका आंसर है इट रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर ये 100 दफ़ा रोशन होगा। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से क्या मुराद है, 50 हर्ट्ज से मुराद है कि हमारे पास जो एसी वेव फॉर्म है वो हमारे पास 50 हर्ट्ज पर सेकंड का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर 50 वेव फॉर्म बनते हैं। और अगर हम डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया 100 टाइम्स, तो अब हम इसकी रीज़न देख लेते हैं। इसकी रीज़न क्या है, अगर हम यहाँ पे इसकी वेव फॉर्म को यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये एक वेव फॉर्म आती है। इस वेव फॉर्म में हमारे पास जो मैक्सिमम पीक वैल्यू, एक ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है और दूसरी हमारे पास ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है। तो जैसे कि हमारे पास जो लैंप होता है इस मैक्सिमम पीक वैल्यू के ऊपर रोशन होता है, तो ये एक साइकिल के अंदर 2 दफ़ा ब्राइटनेस इसकी क्या होगी, हाई होगी। तो एक साइकिल के अंदर 2 दफ़ा अगर ब्राइटनेस इसकी आती है तो एक सेकंड के अंदर इस तरह के 50 साइकिल होंगे, और 50 साइकिल होंगे तो एक साइकिल में 2 दफ़ा रोशन होता है, तो फिर हमारे पास कितनी दफ़ा ब्राइटनेस आएगी एक सेकंड में, 50 टाइम्स आएगी। मजीद इसको लिखा हुआ है कि द लैंप शो मैक्सिमम ब्रिलियंस व्हेन एसी रीच इट्स मैक्सिमम पीक, एसी रीच इट्स पीक वैल्यू एंड एसी रीच इट्स पीक वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टुवाइस द साइकिल। एक साइकिल के अंदर ये करंट हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिवली पीक कितनी जगह पे आता है, 2 दफ़ा आता है। तो फिर इस तरह के एक सेकंड के अंदर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर इस तरह से कितने वेव फॉर्म बनेंगे, 50 वेव फॉर्म बनेंगे। तो एक वेव फॉर्म में या एक साइकिल में अगर 2 दफ़ा रोशन होता है तो 50 में कितनी दफ़ा होगा, तो ये 50 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा द एसी रीच इट्स पीक वैल्यू इन 1 सेकंड, 2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल 100 टाइम पर सेकंड, हेंस द लैंप रीच मैक्सिमम ब्रिलियंस 100 टाइम्स पर सेकंड। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आए तो 16.4 क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि आ सर्किट कंटेन्स एन आयरन कोर इंडक्टर। एक हमारे पास इंडक्टर है जो कि उसकी इनर कोर जिसके ऊपर हमने वायर को वाउंड किया हुआ है वो इनर कोर हमारे पास आयरन की बनी हुई है। आ स्विच एन डीसी सोर्स अरेंज इन सीरीज़, जबकि हमने उस आयरन सोर्स के साथ सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें लगाई हुई, एक तो हमने स्विच लगाया हुआ है और दूसरा डीसी सोर्स लगाया हुआ है सीरीज़ में। नेक्स्ट आगे डायग्राम में आपको अभी मैं दिखा देता हूँ। द स्विच इज़ क्लोज एंड आफ्टर एन इंटरवल रिपोर्टेड। जब हम एक स्विच को क्लोज कर देते हैं तो आफ्टर एन इंटरवल जब उसके अंदर से करंट जो है वो ऑलमोस्ट गुजर जाता है। तो देन एक्सप्लेन वाई अ स्पार्क जंप अक्रॉस द स्विच कनेक्टेड। तो तब उसके स्विच के अक्रॉस से क्यों जो है स्पार्क एक जंप करता है। लाइक ये हमारे पास एक इंडक्टर है और इस इंडक्टर के साथ हमने सीरीज में एक स्विच लगाया हुआ है और एक हमने ये डीसी करंट लगाया हुआ है। वो कह रहा है कि जब इसको री ओपन करते हैं तो यहाँ पे स्पार्क क्यों प्रोड्यूस होता है। इसकी रीज़न ये है कि जैसे हम इसको यहाँ पे इसके साथ क्लोज करेंगे तो इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो इस सर्किट के अंदर एक दफ़ा करंट जो फ्लो हो जाएगा वो मैक्सिमम इसका करंट होगा। जैसे ही इसको री ओपन करेंगे तो सर्किट में जब ये क्लोज था तो मैक्सिमम करंट था, और जैसे हमने इसको ओपन किया तो सर्किट के अंदर से मैक्सिमम करंट कम होकर कहाँ पे चला जाएगा, 0 पे। और जब इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम से करंट चेंज होकर 0 पे आएगा तो देन इस कॉइल के अक्रॉस हमारे पास जो चेंज होगा वो करंट मैक्सिमम चेंज ऑफ करंट आएगा, क्योंकि सर्किट के अंदर जब ये क्लोज है मैक्सिमम करंट है। जब इसको ओपन करेंगे तो करंट मैक्सिमम से कहाँ पे जाएगा, 0 पे। मैक्सिमम से 0 पे गया तो मैक्सिमम चेंज आया करंट में। तो हमारे पास यहाँ पे कभी किसी इंडक्टर का या सोलेनॉइड का मैक्सिमम चेंज ऑफ करंट आए तो वहाँ पे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है, और इस बैक ईएमएफ की वजह से यहाँ एक हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। उसकी वजह से इस जगह पे इसके अक्रॉस हमारे पास एक स्पार्क या एक लाइट सी प्रोड्यूस होगी
जो कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ। मैंने स्विच इज़ रीओपन, जब इस स्विच को रीओपन करेंगे द करंट इन द सर्किट डिक्रीज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू ज़ीरो। इस सर्किट के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू से करंट डिक्रीज होकर कहाँ पे चला जाएगा, ज़ीरो पे। तो फिर हम क्या करेंगे, दिस इज चेंजिंग करंट प्रोड्यूस एन ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर। ये जो हमारे पास चेंजिंग करंट है ये एक ईएमएफ इंड्यूस प्रोड्यूस कर देगा क्रॉस द इंडक्टर। इस इंडक्टर के क्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और विच इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस स्पार्क, वो एक स्पार्क सा यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा जिसको हम हीट या लाइट कहते हैं, जो कि लाइट की सूरत में हमें यहाँ पे नज़र आएगा अक्रॉस द स्विच। इस स्विच के क्रॉस हमें वहाँ पे इसका स्पार्क नज़र आएगा। तो ये जो है क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कहा होगा कि हाउ डज चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिएक्टेंस, हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। वो कह रहा है किस तरह से फ्रीक्वेंसी को डबल करने से जो कैपेसिटर की और इंडक्टर की रिएक्टेंस है उसके ऊपर इफेक्ट आता है। सबसे पहले अगर हम ए पार्ट के अंदर एक इंडक्टर को ले लेते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल करने से उसकी रिएक्टेंस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर बिकम डबल। ये आंसर दे दिया। अब इसकी रीज़न हम बताने जा रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। उसने पूछा हुआ है कि एक इंडक्टर या कैपेसिटर की रिएक्टेंस को किस तरह से अफेक्ट करती है जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है कि उसकी रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी के डबल करने से उसकी रिएक्टेंस डबल हो जाएगी। अब एक्सप्लेनेशन देख लें। रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर को हम जो शो करते हैं XL इज इक्वल टू 2πf के साथ इसको शो करते हैं। तो अब क्वेश्चन के अंदर है कि वो जब इसकी फ्रीक्वेंसी को डबल करें तो तब क्या फ़र्क आएगा। तो फ्रीक्वेंसी को जब हमने चेंज किया तो ये फ्रीक्वेंसी 2 टाइम डबल किया तो 2 टाइम आ जाएगा। ये इसकी XL क्या आ जाएगी, XL प्राइम हमारे पास आ जाएगा। जब हम इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो 2 को हम बाहर ही रहने देते हैं। ये 2πf L जो है इसको अगर हम यहाँ पे ले ले तो ये इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू यहाँ से इसकी वैल्यू जब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास XL प्राइम इज इक्वल टू 2XL आ जाता है। तो हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी को डबल करने से हमारे पास पहली उसकी रिएक्टेंस क्या आ जाती है, 2 टाइम उसकी रिएक्टेंस आ जाती है। मतलब रिएक्टेंस क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। बी पार्ट में देखें तो कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस हाफ हो जाती है। इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC इज इक्वल टू 1/2πfc आता है। यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को अगर हम 2 टाइम इंक्रीज़ करें तो हमारे पास ये 2f की जगह 2f आ जाएगा। तो ये रिएक्टेंस हमारे पास XC प्राइम आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे हाफ ऑफ को कॉमन ले लिया और ये सारी टर्म्स को हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। और ये इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर है यहाँ से अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास XC प्राइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ XC। मतलब पहले वाली इसकी रिएक्टेंस से फ्रीक्वेंसी को डबल करने से रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो लिखा हुआ है इन एन RLC सर्किट। हमारे पास जब RLC सर्किट हो मतलब हमने ये इसकी 7 सर्किट हमने पढ़े हैं, उनके अंदर से एक जो सर्किट है RLC सीरीज सर्किट की ये बात कर रहा है। तो कह रहा है इन RLC सर्किट विल द करंट लैग लीड द वोल्टेज। वो कह रहा है कि करंट लैग करेगा या लीड करेगा, एक हमने ये बताना है। और इल्यूस्ट्रेट योर आंसर बाय वेक्टर डायग्राम। और इसका जो हमारे पास इसका जो आंसर है इसको हमने डायग्राम के हेल्प से भी वेक्टर डायग्राम या फेजर रिप्रेजेंटेशन इसकी करनी है। तो अगर हम RLC सीरीज सर्किट देखें तो इसमें से करंट लैग करता है जबकि वोल्टेज लीड करती है। इन RLC सीरीज सर्किट द करंट लैग द वोल्टेज। और यहाँ पे लीड लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे इसको लैग करना है। ये इसका लैग है, करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करती है। अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम देखिए तो आप देख सकते हैं ये करंट जो है वो लैग कर रहा है और वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको मैंने बताया था कंसीडर द वेक्टर डायग्राम ऑफ RLC सर्किट इज क्लियर दैट डायग्राम द करंट लैग द वोल्टेज बाय थीटा इज गिवन बाय। तो यहाँ पे अब देखिए मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि जब एट द सेम टाइम हम AC को लगा देते हैं सर्किट के अंदर, सीरीज़ के अंदर वोल्टेज भी रेजिस्टर भी लगा दें और साथ ही इंडक्टर भी लगा दें, तब हमारे पास क्या आता है कि वहाँ पे कैपेसिटर के रेजिस्टर के अंदर से करंट और वोल्टेज जो VR है ये दोनों इन फेज़ है। देख लें इन फेज़ है, जबकि जो इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो करंट आउट ऑफ फेज़ होते हैं तो करंट इस डायरेक्शन में और यहाँ पे वोल्टेज जो इंडक्टर की वो इस डायरेक्शन में है।
तो जब हमने इनको सीरीज में लगाया तो एट द सेम टाइम फिर तीनों को हम इस तरह से लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें एक वोल्टेज वाई डायरेक्शन में है, वर्टिकल है, और एक ये वोल्टेज इस डायरेक्शन, अगर हम इन दोनों वोल्टेज को ऐड करना चाहें तो विद द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल ऐड कर सकते हैं। इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास ये वी आर और आगे वी एल आ जाएगा। दोनों हेड टू टेल रूल से एक वेक्टर ड्रा करते हैं जो कि फर्स्ट वेक्टर से लास्ट वेक्टर तक होता है, जो कि इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट के इक्वल आता है, जिसको हम वी के नाम देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्टडी किया है, उसने पूछा हुआ है कि करंट लीड करता है या वोल्टेज लीड करता है, तो यहाँ पे गलती से लिखा गया था करंट लैग द वोल्टेज। करंट यहाँ पे लैग करता है, कितने एंगल से लैग करता है, ये यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक, तो इसको काट के सबसे पहले आप लैग इसको लगा लें, ये लैग करता है। और हमने यहाँ पे अगर देखना है कि ओवरऑल जो वोल्टेज और करंट लैग करता है लीड करता है, तो ये हमारे पास वोल्टेज है, जबकि यहाँ पे ये हमारे पास करंट है। तो वोल्टेज लीड कर करंट से कितने एंगल से, थीटा एंगल से ये जो है वो लीड करता है, थीटा एंगल से वोल्टेज लीड करता है और करंट क्या करता है, लैग करता है। कंसीडर द वेक्टर डायग्राम ऑफ आरएलसी सर्किट, इट इज़ क्लियर दैट डायग्राम दैट करंट लैग्स द वोल्टेज बाय थीटा विच इज़ गिवन बाय दिस डायग्राम। अगर हम यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है ये कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास इस डायग्राम में अगर देखें तो ये एक राइट ट्राइंगल बन, ये राइट ट्राइंगल के ऊपर tan थीटा अप्लाई करें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर अगर बेस होता है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास वी एल है ऊपर आ गया, ये बेस हमारे पास वी आर है यहाँ पे आ गया। tan इनवर्स को हम इस साइड पे लेके आते हैं तो थीटा आ जाता है, थीटा ही हमने कैलकुलेट करना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी एल इज इक्वल टू होता है हमारे पास ये आई आर एम एस और एक्स एल की इक्वल होता है, और वी आर इक्वल होता है आई आर एम एस और आर के। तो यहाँ से इसकी जो आई आर एम एस एक दूसरे से हम इसको काट दें तो हमारे पास एक्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल ओवर आर आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है वो एंगल है बिटवीन द वोल्टेज लैग एंड लीड के अक्रॉस, हमारे पास ये जो है वो एंगल आ जाता है। ये हमारा आज का मतलब पूरी जो क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 16 है उसके सारे क्वेश्चन शार्ट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।